हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि अगले 6-8 महीने बहुत क्रूशियल महीने हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, आ चुकी हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बढ़िया तैयारी में जुट चुके होंगे। आज का जनरल साइंस के अंदर अपना जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक का टॉपिक होगा, विद्युत का। ये टॉपिक हर किसी कंपटीशन में आता है जिस किसी के अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है। ठीक है ना। इसके अंदर शुरुआत अपन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, यानी विद्युत आवेश से। विद्युत आवेश से सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आवेश आपका कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार बताया मैंने? 2 प्रकार, एक प्लस एक माइनस। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। याद हो गया सबके? फिर बाद में देखो अपना जो क्वेश्चन बनता है परीक्षा लायक, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सबके याद है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। याद है सबके? कूलाम को ही आप लोग लिख सकते हो कि एम्पियर गुणा सेकेंड। क्या लिख सकते हो? एम्पियर गुणा सेकेंड लिख सकते हो। उम्मीद यह करता हूं कि ये आपके सबके याद है। याद हो गया सबके? फिर बाद में देखो 1 सेकेंड के लिए, जब अपन मार्केट से मोबाइल लेके आते हैं तो उसकी बैटरी चेक करते हैं और बैटरी पे लिखा हुआ देखते हैं कि कितने mAh की है। ये थोड़ा याद करने के लिए बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे अपने। एम इसमें बता रहा है मिली, ए और एच आपको क्या बता रहे हैं? एम्पियर गुणा घंटा। एम्पियर गुणा घंटा बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन ये होगा, किसी बैटरी या सेल में संचित आवेश को किस में मापते हो? तो आप बोलोगे एम्पियर गुणा घंटा में मापते हैं। ये भी कंफर्म याद हो गया सबके? फिर बाद में आप ये भी बोल सकते हो कि एम्पियर गुणा घंटा किसका मात्रक है। ये मात्रक आपका किसका हो गया? आवेश का मात्रक हो गया। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। ध्यान रहे, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर गुणा सेकेंड है। ये मात्रक आवेश का है लेकिन एसआई मात्रक नहीं है। ये भी याद है सबके? फिर बाद में एक क्वेश्चन ये बनता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है संरक्षित रहता है। संरक्षित जब कभी भी लिखा हुआ आता है तो आपको ये सीखना है, जैसे मैंने बोला आवेश संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इसका अर्थ है कि आवेश न तो नष्ट होता है न ही पैदा होता है। आवेश का केवल क्या होता है? ट्रांसफर होता है इधर से उधर। ये भी याद हो गया। फिर बाद में आगे क्वेश्चन बनता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो अगला क्वेश्चन आप ये सीखोगे कि स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये भी याद हो गया। फिर आगे आप सीख सकते हो कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश जो है वो हमेशा विद्युत और चुंबक के दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत व चुंबक के क्षेत्र दोनों। मेरे हिसाब से ये याद हो गया सबके कि गतिशील आवेश विद्युत और चुंबक के क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। एक नाम आता है त्वरित गतिशील आवेश। त्वरित गतिशील आवेश तो आपने पढ़ा होगा विद्युत चुंबक के तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। त्वरित गतिशील आवेश हमेशा विद्युत चुंबक के तरंगे उत्पन्न करता है। तो ये कंफर्म याद कर लिया सबने? फिलहाल तक आपने 2 क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिए। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम और एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड पर गलत बोल गया। इसके बाद में आपने ये सीखा कि एम्पियर गुणा घंटा भी आवेश का ही मात्रक है। फिर आपने ये सीखा बैटरी और आवेश में संचित आवेश को किस में मापते हैं? एम्पियर गुणा घंटा में मापते हैं। ये कंफर्म सीख लिया सबने? चलो
इसके बाद में आपने ये सीखा जो मोस्ट है वो ये है कि त्वरित गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। या इसका उल्टा ये हो सकता है कि उस समय विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, तो आप लिखोगे त्वरित गतिशील आवेशों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं, अब मैंने पहले किसी वीडियो के अंदर कर चुका हूँ। ठीक है। चलो इसके बाद में एक ये आता कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहता है। आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहता है। इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसका अर्थ यह है कि आवेश का मान E का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अच्छा, इसी लाइन को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आवेश जो है, आवेश Q बराबर हमेशा लिखा जाता है प्लस माइनस NE। मैंने क्या बताया, E का पूर्ण गुणज। ठीक है ना। यहाँ आपको देखो एक सेकंड, ये तो याद करना ही करना है। इसके साथ साथ आप ये याद कर सकते हो E का मान क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और N की जगह अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 1 2 3, ये हो गया आपका। आवेश का क्वांटीकरण ही आपको ये बताता है कि आवेश का मान E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, ये तो है सही। लेकिन आवेश का मान कभी भी E/2, E/3 ये नहीं हो सकता। ये आपको आवेश का क्वांटीकरण बताता है। ये बात ये क्लियर होगी सबके? तो ये कुछ बात याद हुई होंगी। चलो इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि धातुएं चालक होती हैं क्यों? धातुएं चालक होती हैं क्यों होती हैं? तो देखो, धातु बोल दो, मेटल, या फिर आप क्या बोल दो, चालक बोल दो। इनकी एक विशेषता होती है कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इनकी चालकता का कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी याद हो गया सबके? चलो ये याद हो गया, तो फिर बाद में आप ये भी बताओगे अर्धचालकों की चालकता का कारण। अर्धचालक, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की चालकता का कारण, चालकता का कारण। ऊपर तो क्या लिखा है? केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होते हैं? इनकी चालकता का कारण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन व होल। इलेक्ट्रॉन व होल दोनों होते हैं। ये भी याद होगा सबका। फिर बाद में देखो, एक लाइन और थोड़े से बात करूँ मैं आपसे कि जैसे अपन ने बात करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, धातु का तार है, धारा प्रवाहित हो रही तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इस तार पर आवेश कितना होगा? तो देखो होता क्या है, थोड़ा अगर समझदार हो तो इसका आंसर तो आपका आएगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। इस पर आवेश का मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है वो देख सकते हो। जैसे मान लो कि करंट यूं जा रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो इधर तो प्लस हुआ और इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। तो दोनों प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा किसी धारावाही चालक पर कितना आवेश होता है, तो आप क्या बोलोगे? धारावाही चालक है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। इसी कारण आपने ये पढ़ा होगा कि जब किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, उसके पास में क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलो इसके बाद थोड़ी और बात करते हैं। एक एग्जाम्पल काम में लेता हूँ। पहले आपसे पूछा जाए कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी ये पूछा, स्मॉल n पूछा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आपको दिया क्या है कि Q बराबर होता है 1 कूलाम, ये दे रखा है, दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, Q बराबर NE, थोड़ी देर पहले लिखा था। यहीं से मैं क्या कर सकता हूं कि n बराबर क्या होता है? Q/E। वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, ये तो आ गया 1 कूलाम, और इसकी वैल्यू क्या थी? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसकी जब अपन काट पीट करते हैं तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। आपने क्या सीखा? 1 कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
6.25 × 10⁻18। कई बार 6 × 10⁻18 भी लिखा हो जाता है, लेकिन सही आंसर ये है। अब देखो बात क्वेश्चन ये है, अगर कोई अणु है, देखो परमाणु, अणु या कोई भी पदार्थ होता है, वे सारे क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब आपके पास में ये कोई पदार्थ है और इस पर आवेश मैंने क्या बताया, उदासीन है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हो, आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। यानी किसी वस्तु को आवेश देने पर वो आपका ऋणावेशित हो जाता है। यह आपकी वस्तु है, इससे उल्टा करो, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो, तो ये कौन सा आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश हो जाएगा। बात क्लियर होगी सबके। अगर आप इस वस्तु को -1 कूलाम आवेश देना चाहो तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, आपको इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। याद हो गया। अगर आप इस वस्तु को +1 कूलाम आवेश देना चाहो तो आप ये बोलोगे इस वस्तु में से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इतनी बात भी याद होगी सबके, कंफर्म याद हो गया ना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। कौन सी विधि बताई, आवेशित करने की विधियां, करने की विधियां। तो मैंने ये बोला है कि कितनी विधियां, 3 हैं। नंबर 1 आप करते हो घर्षण, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। फॉर एग्जाम्पल आपने खूब पढ़ा होगा कि जब बालों को कंघी को जब सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वो कंघी आवेशित हो जाता है, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों अनावेशित हैं, जैसे रगड़ेंगे तो होगा क्या, किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये तो हो गया प्लस और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर बात मेरी। इसके बाद नंबर 2 है चालन। चालन का अर्थ है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर आप क्या करते हो, एक वस्तु ये ले ली और ये वस्तु है आवेशित। आवेशित यानी इस पर पहले से मानना कि प्लस आवेश है, आप माइनस भी कर सकते हो। फिर बाद में आप एक वस्तु, ये दूसरी है, ये वस्तु कैसी है, अनावेशित है। अब देखो इस विधि के अंदर इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लेके आते हैं किसी तार के द्वारा, तो होगा क्या, इस पर प्लस है तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। गति हमेशा इलेक्ट्रॉन करेंगे, आप ये कभी नहीं बोल सकते कि प्लस आवेश उधर चला जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ये नहीं है, एक चीज आपने ये सीख ली कि इस विधि के अंदर दोनों वस्तुओं को जोड़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कब तक होगा। तो देखो आवेश का प्रवाह है तब तक होगा जब तक कि V समान न हो जाए। परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना बात पे। एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु को जब जोड़ते हैं तो आवेश का प्रवाह कब तक होता है। अवशब्द में लिखा होगा जब तक कि दोनों पर आवेश समान हो जाए, धारा समान हो जाए, विभव समान, इस प्रकार से लिखा होगा। तो आप क्या लिखोगे, जब तक होता है जब तक दोनों पर V का मान समान न हो जाए। तो देखो इसके बाद में तीसरी जो विधि है वो विधि आपकी कहलाती है प्रेरण। प्रेरण यानी प्रेरित करना, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। इसके अंदर है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें आपने ये एक आवेशित वस्तु ले ली, कैसी वस्तु ले ली, आवेशित वस्तु ले ली। फिर बाद में आप इसमें दूसरी वस्तु आपने यहाँ भी आप क्या लेते हैं, अनावेशित वस्तु लेते हैं। यहाँ पे किसी तार के द्वारा जोड़ दिया, यहाँ जोड़ते नहीं हैं। जैसे इनके पास में लेके आते हैं तो ये प्लस है, इसके माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। इस प्लस को क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो सारा प्लस इधर चला जाएगा। ये आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि किस विधि के अंदर
बिना संपर्क में लेके आए दूसरी वस्तु पर को आवेशित करते हैं, तो आप लिखोगे प्रेरण के अंदर करते हैं। या फिर बोलने का तरीका नंबर 2 ये होगा कि प्रेरण के अंदर दूसरी वस्तु पर क्या आता है, विपरीत आवेश आता है। कैसा आवेश आता है, विपरीत आवेश आता है, और इसको टच भी आपस में नहीं करते हैं। तो भाई इस प्रकार से आवेश का एक बढ़िया सा टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें न्यूमेरिकल अगर कोई बनता है तो केवल और केवल इस पर बनेगा, यह आपने कन्फर्म याद कर लिया, क्यों बराबर प्लस माइनस एन, इस पर बनेगा, कोई बनेगा तो, ठीक है ना। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, वो भी आपने सीख लिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो आगे अपन बात करते हैं विद्युत धारा। किसकी बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का जो पहला जो पॉइंट है वो शायद सबको आता है, परिभाषा। परिभाषा बोलने के 2 तरीके हैं कि आवेश प्रवाह की दर, क्या बोलूं, आवेश प्रवाह की दर, या फिर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड आवेश प्रवाह को, आवेश प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। याद हो गया सबके। ये डेफिनेशन है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, विद्युत धारा कहते हैं। कंफर्म याद हो गया ना, याद होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। मेरे हिसाब से सबको मालूम है, आई तो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू आपका क्या है, आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी आपका क्या, समय यानी टाइम है। बात याद होगी। फिर बाद में आप सीख सकते हो इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्यों की जगह का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, कूलाम, बटा की जगह बटा, टी की जगह आपका हो जाएगा सेकंड। अच्छा, इसी को क्या लिखते हैं, एम्पियर। क्या लिखते हैं इसको, एम्पियर लिखते हैं। ये भी याद है सबके। एम्पियर से आप लिख सकते हो एमीटर, क्या लिख सकते हो, एमीटर। तो आप लिखते हैं विद्युत धारा मापने का उपकरण, धारा मापने का उपकरण है। याद हो गया। इसके बाद में आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध ये आपका होता है 0, और ये एमीटर है, ये परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कंफर्म याद होगी सारी बातें, याद होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपने पहले शुरुआत में ये सीखा, आवेश प्रवाह की दर या प्रति सेकंड आवेश प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। याद हो गया ना। इसके बाद में इसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, ये भी आपने कंफर्म याद कर लिया। फिर इसका ऐसा मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर का संकेत आपका ए होता है, ये थोड़ा ध्यान देना, कई लोग ए एम पी लिखते हैं, वो संकेत नहीं है। फिर आप विद्युत धारा मापने का उपकरण एमीटर है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। फिर बाद में एमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी ये तार है ना, तो इसके बीच में यूँ जोड़ेंगे, ये आपका श्रेणी क्रम होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। फिर बाद में आगे देखो, धारा की दिशा, धारा की दिशा हमेशा किस प्रकार से लेते हैं, तो ये लिखा मैंने दिशा, और दिशा लिखा तो देखो आप या तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। या बोलने का तरीका नंबर 2 है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, से निम्न विभव की ओर, ये आपकी धारा की दिशा है। फिर देखो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल काम में लेता हूँ। ये आपके पास में कोई तार है, मोटा तार ले लेते हैं,
इसमें तार यानी धातु, धातु के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। आपसे कोई बोले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो आप ये बोलोगे धारा यूँ जा रही है, ये तो बोलोगे, ऊपर लिखा हुआ है। ये आपके पास में तार है, बैटरी का एक सिरा +5 वोल्ट इधर जोड़ दिया और एक सिरा इधर जोड़ दिया, धारा किधर जाएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इस तार पर आवेश कितना हो जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले बोला था किसी धारावाही तार पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। रीजन मैंने ये बताया था कि ये कोई तार है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है सपोज करो, तो यहाँ पर तो हो गया प्लस और यहाँ पर क्या हो गया माइनस, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप ये बताओ थोड़ा सा, इधर तो मैंने जोड़ दिया -5 वोल्ट और इधर जोड़ दिया -2 वोल्ट। -5 और -2 में से ज़्यादा कौन सा, ये उच्च है, तो धारा की दिशा आपकी ये हो जाएगी। कन्फर्म याद होगा मेरे हिसाब से। फिर बाद में एक चीज़ आपकी पढ़ी होगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। देखो परिपथ के अंदर आपने साफ साफ अभी देखा कि धारा की दिशा होती है, दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर राशि है। तो देखो एक तो विद्युत आवेश और विद्युत धारा, ये अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां, अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। अब हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता कि ये क्यों है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कईयों के दिमाग में रहता है विद्युत धारा की दिशा होती है, इसकी दिशा होती है, और जिन भौतिक राशियों की दिशा होती है उनको अपन सदिश राशियां बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा हूँ, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, साफ साफ लिखा है। तो देखो इसके लिए आप एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि विद्युत धारा है वो किसी संधि पर सदिश संयोजन के नियमों की पालना नहीं करती है, सदिश संयोजन के नियमों की पालना नहीं करती है, इस कारण धारा कैसी है, एक अदिश राशि। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, धारा की दिशा होती है, दिशा होने के बावजूद भी कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। कंफर्म ऐसे याद रखोगे। ये बात आपने सीख ली, चलो ये भी सीखा। इसके बाद में मैंने एक जगह लिखा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। परीक्षा में आ जाए 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। परिभाषा को याद नहीं करता है, आपके फॉर्मूला याद है उससे आप खुद बना सकते हो। तो अपन लोग फॉर्मूले से क्या जानते हैं, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। परिभाषा कैसे बनाते हैं, देखो I के बराबर में है ना, तो सबसे पहले करो Q का मान 1 कूलाम कर दिया और T की जगह आपने क्या कर दी 1 सेकेंड। अगर ऐसा करोगे तो I का मान आपके पास में आ जाएगा 1 एम्पियर। परिभाषा के रूप में लिखो, यदि किसी तार में से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होती है। यदि किसी तार में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तार तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो देखो ये आपका तार है, इसका आपने यहां अनुप्रस्थ काट कर लिया, धारा ये आवेश यूं जाएगा, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो आप धारा को ये बोलोगे कि इस तार में धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। फिर अपन ये जानते हैं नंबर 2 कि क्यों बराबर आपने ये लिखा 1 कूलाम, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18। कितने टाइम में, T बराबर ऊपर भी आपने 1 सेकेंड लिखा था। फिर आप ये बोल सकते हो। तो ऐसे देखो, किसी तार के किसी अनुप्रस्थ काट से, तार के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तो धारा कितनी होगी आपकी, 1 एम्पियर होती है। तो इस प्रकार से आप एक और डेफिनेशन कर सकते हो। फिर बाद में देखो 1 सेकंड है, ये तो मैंने कर दिया, आपके ये फॉर्मूला याद होगा ना, यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं।
फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो आपका हो गया Q बराबर प्लस माइनस एन ई, और दूसरा फॉर्मूला हो गया I बराबर Q अपॉन टी। भाई फॉर्मूले तो ये दो ही हैं, ठीक है ना। इनको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आप कैसे भी लिख सकते हो। जैसे इस फॉर्मूले से ये भी तो हो सकता है Q बराबर I इंटू टी। आपको करेगा क्या, वो I दे देगा, T दे देगा, Q पूछ लेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। समझदारी का परिचय दो, ये दो चीज़ याद रख लो। अगर आपके पास में आवेश धनात्मक है, पॉजिटिव हो तो इसमें प्लस ले लेंगे, और नेगेटिव हो तो इसमें क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से आप कोई गलती नहीं करोगे, कर दोगे। चलो ये हो गया। इसके बाद विद्युत धारा होती है दो प्रकार की। विद्युत धारा के प्रकार, धारा के प्रकार कितने बताए मैंने, दो प्रकार। दो कौन सा, नंबर एक आपने याद कर रखा, सबके याद है एसी, और नंबर दो आपका है डीसी। डीसी को आज कर लेते हैं, एसी को कल करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं डीसी। डीसी का पूरा नाम, तो पूरा नाम आप लिखोगे डायरेक्ट करंट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। यह आपकी डायरेक्ट है, सीधी प्रवाहित होती है। आप इसको देखो तरीके से बोलो तो ये बोलोगे डीसी का मान व दिशा, मान व दिशा हमेशा नियत रहता है। हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। याद हो गया। इसके बाद में अपने पास में जो बैटरी या जो सेल होते हैं, उनसे कौन सा करंट मिलता है आपको, डीसी मिलता है। ये भी याद हो गया सबके। फिर बाद में आपसे पूछे कि डीसी की आवृत्ति कितनी है, तो डीसी की आवृत्ति आपकी होती है 0 होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि डीसी वो चेंज होती नहीं है, और चेंज नहीं होती है तो इसकी आवृत्ति आपकी क्या है, 0 होती है। बात क्लियर होगी सबके, क्लियर होगी। तो देखो इसके आगे अपन बढ़ते हैं थोड़े से। नंबर टू बात की थी अपन ने एसी। एसी का पूरा नाम सबके याद है मेरे हिसाब से, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती को याद कर सकते हो परिवर्ती। क्या याद कर सकते हो, परिवर्ती। तो पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया कि इस धारा या फिर एसी का मान व दिशा दोनों बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। देखो इसको अगर नॉर्मली एसी को यूं शो किया जाता है, यह आपका एक चक्र हो गया। जैसे ये डायरेक्शन अगर प्लस वाली है तो ये कौन सी आपकी माइनस वाली है। यहाँ से यहाँ तक धारा का मान बढ़ रहा है, फिर घटेगा, फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगा, फिर घटेगा। बात क्लियर हो गई सबके। इसके बाद में जो ट्रांसमिट जब करते हैं, धारा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, तो एसी के रूप में पहुंचाते हैं। या फिर मैं ऐसे बोलूं, जो घरेलू धारा है, घरेलू धारा, या अपने कुओं पे जो लाइट आती है, या अपने पोल्स जितने देखे हैं, वो सारी धारा कौन सी आपकी, एसी है। ये भी याद हो गया। फिर बाद में एसी के संचरण में, एक एसी के संचरण में नियत किसको रखा जाता है। आपके एबैसिड में लिखा आएगा कि नियत आवेश को रखा जाता है, नियत धारा को रखी जाती है, नियत वोल्टता को रखा जाता है, नियत किसको रखी जाती है, आवर्ती को। तो फिर आपको करना पड़ेगा, कुछ लोग कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। आप लोग ये याद रखोगे कि आवर्ती को नियत रखा जाता है। किसको नियत रखा जाता है, आवर्ती को, फ्रीक्वेंसी को नियत रखा जाता है। फिर बाद में देखो अपन लोग ये क्वेश्चन इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पूरे भारत में एसी की आवृत्ति कितनी है।
तो मेरे हिसाब से सबके याद है भारत में एसी की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। सबके याद है? अगर ये याद है तो ये भी आपके याद होगी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है, 50 चक्कर पूरे करती है। याद हो गया? आवृत्ति की डेफिनेशन ये तो है, 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या। ठीक बात है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप ये बताओगे फिर लाइन नंबर नेक्स्ट, एसी जो है वो एक चक्कर में कितनी बार दिशा बदलती है? एक चक्कर में 2 बार दिशा बदलती है। दिशा बदलती है। साफ साफ देखा? कैसे देखा आपने? मैंने ये लिखा था एक तो ये और एक ये। चलो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा 1 सेकंड में कितनी बार बदलेगी। तो आप लिखोगे 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करती है, 50 चक्कर। आपसे पूछा जाए 100 बार दिशा बदलती है, 100 बार दिशा बदलती है। ये भी याद हो गया सबके? याद हो गया ना? अरे यहां से पकड़ करना है इसमें। 1 सेकंड में 50 चक्कर और 1 सेकंड में दिशा कितनी, 100। एक ये लाइन याद करना भाई ढंग से, विशेष करके रेट वाले, क्योंकि उनके एनसीईआरटी वाली बुक में लिखा हुआ है 100 बार दिशा बदलने में लगा समय कितना है। दिशा बदलने में लगा समय ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि 1 सेकंड का समय लगता है। आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि एक बार दिशा बदलने में कितना टाइम लेगी, तो आप ये लिखोगे 1/100 सेकंड का टाइम लेगी। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.01 सेकंड का समय लेती है। ये भी बात होगी सबके। फिर 2 एक क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसी का प्रति चक्कर औसत मान, प्रति चक्कर औसत मान, ये आपका 0 होता है। प्रति चक्कर कैसे याद करोगे? एसी के लिए एक चक्कर की जब बात करते हैं तो देखो 1 सेकंड यूं तो होती है, ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे प्रति चक्कर। फिर बाद में अपने घरों में जैसे अपन बोलते हैं कि इतने वोल्टेज की लाइट आई हुई है 220 वोल्ट की, या फिर अपन बोलते हैं इतना एम्पियर धारा है, वो कौन सा मान होता है? तो देखो एसी का हमेशा आरएमएस मान दर्शाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग मध्य मूल मान व्यक्त किया जाता है, जो कि डीसी के बराबर होता है, जो कि डीसी के बराबर होता है। ठीक है ना? एसी का हमेशा कौन सा मान दर्शाया जाता है? आरएमएस मान दर्शाया जाता है। और वो आरएमएस मान नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं बात करूंगा कि अपने घरों के लिए कितना होता है। शायद आपको याद है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपने घरों के अंदर जो एसी आती है उसका औसत मान कितना, उसका आरएमएस मान कितना, उसका शिखर मान कितना, पीक वैल्यू कितनी होती है, ये आप खुद लोग करोगे। आज इतना ही करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके ठीक ठाक समझ में आ रहे होंगे, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके ठीक समझ में आ रहे हैं तो आप लोगों को बता भी रहे होंगे। ठीक है? अगर लोगों को नहीं बता रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखोगे, पढ़ाई का विशेष ध्यान रखोगे। पढ़ते रहना, लगातार की हुई चीज़ का कोई मुकाबला ही नहीं है। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, क्योंकि दूसरों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन स्थायी नहीं होता है। ठीक है ना? जब तक अपने अंदर आग नहीं होगी तो अंदर की आग को जलाए रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।